स्वागत है आप सभी को मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम विज्ञान भाग 3 कक्षा 8 का अध्याय 8 दाब और बल का आपसी संबंध को देखने वाले हैं। पीछे वाले सभी अध्याय को मैंने ऐसे वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका है, आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अध्याय पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अध्याय 8। ठीक है, बल और दाब के आपसी संबंध। देखिए, दाब मतलब क्या होता है? प्रेशर, है ना। दाब मतलब प्रेशर होता है, ठीक है। और बल मतलब फोर्स। ठीक है, देखिए बल के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो बल को आप जान चुके हैं कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या है? बल है ना। देखिए, किसी वस्तु को धक्का देना ये भी बल का उदाहरण है, खींचना ये भी बल का उदाहरण है, उठाना ये भी बल का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए बल के बारे में तो आप जान चुके हैं। अब देखिए इस वाले वीडियो में हम विज्ञान यानी कि दाब प्रेशर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रेशर क्या होता है। देखिए हम पहले चलते हैं अध्याय पर ताकि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता चले। देखिए इस ड्राइंग से आप इस ड्राइंग को जब आप देखते हैं तो आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि सो रहा है। ठीक है, सो रहा है, तो यहाँ पर इनकी स्थिति देखिए। ठीक है, और इस वाले वीडियो में क्या करिए कि इनकी स्थिति देखिए। देखिए सोते वक्त क्या है कि ना नीचे वाला जो खाट है, ठीक है, उसका जो रस्सी है वो थोड़ा कम धसा है, लेकिन जब वो खड़ा हो गया है उसी खाट पर तो क्या हो रहा है कि रस्सी थोड़ा ज़्यादा दब रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? देखिए शुरू में जो भार लगता है वो खटिया के सार यानी कि ना पूरे शरीर के पूरे क्षेत्रफल पर लगता है, यानी पूरा इतना बड़ा क्षेत्रफल है उन सभी पर बल लग रहा है। ठीक है, और लेकिन वहीं जब हम खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो बल होता है वो सिर्फ एक बिंदु पर लगता है ना, और वही बिंदु क्या होता है? हमारा दाब होता है। ठीक है, देखिए दाब के बारे में आप जानते हैं कि किसी चीज को दबाना, है ना, दाब कहलाते हैं ना। कि दाब देखिए शब्द उसी से बना है कि यानी किसी चीज को दबाना वही दाब, है ना। ठीक है, देखिए दाब की परिभाषा आप लिखिए कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दाब बराबर होता है कुल बल बटा क्षेत्रफल। देखिए बल जो होगा वो हमारा न्यूटन में होगा और क्षेत्रफल हमारा मीटर में होगा। ठीक है, अब देखिए दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ठीक है, जिससे पास्कल भी कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? दाब को हम ऐसा ही मात्रक क्या है? पास्कल। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा दाब का मान उतना ही घटेगा। ठीक है, देखिए जैसे इस वाले वीडियो में आप देखते हैं कि देखिए क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा क्षेत्रफल है तो क्या हो रहा है? दाब घट रहा है। और वही क्षेत्रफल जितना कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि इतना ही छोटा क्षेत्रफल है तो क्या हो रहा है? दाब ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो इसी सबको आपको लिख लेना है। ठीक है, कि क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब का मान बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है कि दैनिक जीवन में दाब के उदाहरण। देखिए आपको दैनिक जीवन में भी दाब के बहुत ही उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए खाना बनाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, करते हैं। वो भी हमारा दाब का ही उदाहरण हुआ। ठीक है, जो सुई होता है और जो डॉक्टर की सुई होती है वो भी दाब का उदाहरण होता है। क्या होता है? उसकी नोक क्या होता है? काफी पतली होती है ताकि हमारे वो मांसपेशियों में आसानी से घुस सके। ठीक है, और देखिए सुई के बारे में आप जान लिए, डॉक्टर की भी सुई होती है, पतली, है ना। अब देखिए चाकू का क्या करते हैं कि चाकू का भी धार काफी पतला होता है। उसका क्या करते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो काफी कम कर दिया जाता है, जिससे दाब आसानी से लगे और चाकू आसानी से किसी भी चीज को हम काट सकें। ठीक है, देखिए कुली भी, ठीक है, कुली क्या करता है अपने माथे में कि जब वो सामान को किसी चीज को ढोता है तो माथे में क्या करता है कि एक बड़ी सी पगड़ी बांध लेता है ना। देखिए उस पगड़ी से क्या होता है? देखिए जब वो पगड़ी नहीं लगाएगा तो उसका जो सिर पर होता है, सिर पर जो सामान का भार पड़ेगा वो सिर्फ सिर के एक बिंदु पर पड़ेगा, जिससे उसे अधिक दाब और कठिनाई यानी कि दिक्कत महसूस होगी। ठीक है, और वहीं जब हम शरीर यानी माथे के ऊपर पगड़ी लगा लेते हैं तो पगड़ी लगाने से क्या होगा कि हमारा जो सिर का क्षेत्रफल होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही बढ़ेगा तो हमारे पूरे सिर के क्षेत्रफल पर लगेगा और जिससे हमें क्या होगा? भार महसूस नहीं होगा, यानी कि कम लगेगा, दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं होगी ना, दिक्कत नहीं होगा हमको। ठीक है, भार लगेगा लेकिन दिक्कत नहीं होगा। वैसे क्या अगर हमारा एक बिंदु रहेगा तो क्या होगा कि सिर पर हमें प्रॉब्लम होगा, है ना, सिर के एक बिंदु पर ही लगेगा भार, है ना। अब देखिए कुली के बारे में तो आप जान चुके हैं। ठीक है, कुली के बारे में अब देखिए दैनिक जीवन में आपने जो भी उदाहरण थे वो आप समझ लिए, है ना, दैनिक जीवन में। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा पॉइंट 8.2 है। ठीक है, कि द्रव तथा गैस द्वारा लगाया गया दाब। ठीक है, देखिए अब देखिए द्रव तथा गैस। देखिए द्रव को तो आप जानते हैं, द्रव किसे कहते हैं? द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, और गैस को तो आप जानते हैं गैस कहते हैं गैस को। ठीक है, देखिए द्रव तथा गैस को क्या कहते हैं? तरल पदार्थ। ठीक है, द्रव और गैस क्या है? तरल पदार्थ है। ठीक है, सबसे सामान्य द्रव जल है, सबसे सामान्य द्रव जल है। वायु, गैस, धूलकण आदि के मिश्रण है। ठीक है, अब देखिए तरल पदार्थों का एक सामान्य गुण होता है कि वे बहते हैं। ठीक है, बहते हैं और उच्च स्तर से निम्न स्तर के और क्या करते हैं? बहते हैं, जबकि गैस का बहाव क्या होता है? सभी दिशाओं में होता है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट लिखेंगे कि ब्लेज्ड पास्कल, ठीक है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया था कि तरल सभी दिशाओं में सामान्य तथा दाब करते हैं। ठीक है, तरल क्या करता है कि सभी दिशाओं में दाब आरोपित करती है। ठीक है, ठोस में दाब भार के कारण यानी नीचे की ओर लगता है। ठीक है, जबकि तरल पदार्थों द्वारा दाब नीचे, ऊपर एवं तिरछी सभी दिशाओं में होता है ना। आगे चलते हैं। देखिए ब्लेज्ड पास्कल का आप प्रयोग भी खुद से कर सकते हो कि इसके अंदर क्या किया है ब्लेज्ड पास्कल ने, क्या किए थे कि सभी दिशाओं एक बॉल लिए टेनिस का, ठीक है, और उसके अंदर सुई से चुभो दिया। ठीक है, और चुभाने के बाद क्या किए कि हवा उसका अंदर से निकाल दिया, नहीं दाब के, और उसके बाद पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, पानी के अंदर डाल दिया तो क्या हुआ कि बॉल के अंदर पानी भर गया, है ना। भरने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने जोर से दबाया दाब को, यानी कि बॉल को, तो वो क्या किया कि पानी सभी दिशाओं से बहने लगा। ठीक है, इससे क्या हमारा सिद्ध हुआ कि क्या बॉल सभी दिशाओं में दाब आरोपित करती है ना। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है मैग्नोमीटर।
देखिए आप तो जानते हैं कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करती है, ठीक है। इसकी जांच करने के लिए एक साधारण दाब मापी यंत्र है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नोमीटर कहते हैं, ठीक है। और देखिए मैग्नोमीटर को सरलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें कैसे तैयार करते हैं, ये है उनका चित्र, ठीक है, मैग्नोमीटर का। और इसको आपको इस प्रक्रिया को आपको पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको आगे पता चले कि ये कैसे तैयार होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है वायु तथा वायुमंडल। देखिए वायु के बारे में तो आप जानते हैं, हवा, ठीक है। देखिए वायुमंडल एक नया शब्द है, इसका परिभाषा देख लीजिए। देखिए वायु हमारे चारों ओर है, ठीक है। वायु पृथ्वी को घेरे हुए हैं, पृथ्वी के चारों ओर वायु के ऐसे आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल, ठीक है। देखिए वायुमंडल का फैलाव लगभग 80-800 किलोमीटर से ऊपर तक है, ठीक है। वायु स्थान घेरती है, वायु में भार भी होता है, ठीक है। अब वायु में भार होता है तो हम इसे महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं। तो देखिए हमारा अगला पॉइंट है वायुमंडलीय। इस क्वेश्चन का हल इसी में मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमें ऊपर वाले क्वेश्चन का इसी में आंसर मिलेगा। देखिए वायु भार में, यानी कि वायु भार में हल्की होती है, हल्की, लेकिन हमारे सिर पर वायु की बड़ी मात्रा होती है, जिस कारण इसके द्वारा अत्यधिक दाब आरोपित किया जाता है। इस दाब को यद्यपि हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। देखिए जर्मन के वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न ज्यूरिक ने वायु दाब की विशालता का प्रयोग धातुओं के कटोरे को लेकर दिखलाया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि दोनों कटोरों को लेकर एक गोला बनाया और उस कटोरे में से क्या किया, हवा सूचक पंप द्वारा पूरा हवा निकाल लिया गया, ठीक है। और जब इसको अलग किया गया था तो क्या 8 घोरों के द्वारा ही क्या किया गया, इसे खींचने पर ही अलग किया गया। इतना देखिए दाब में पावर होता है वायु में, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए उस क्वेश्चन में, उसमें हम पढ़े थे कि हमारे सिर पर जब वायु बहुत ज़्यादा होती है तो हम इसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं। तो देखिए हमारे शरीर के अंदर तथा बाहर वायु का जितना दाब है वो बराबर की तरफ होता है, इसलिए हम उसे अनुभव नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो दाब है वो वायु के दाब के बराबर होता है, ठीक है, जिससे हम उसे अनुभव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट हमारा छूट गया था कि उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि जब किसी वस्तु को जल या द्रवों में रखा जाता है तो उस जल या द्रव के द्वारा ऊपर की ओर जो लगने वाला दाब होता है, वो धक्का जो होता है, वो उत्प्लावन बल होता है, कहलाता है, ठीक है। उसे उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। अब जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे कि आप क्या कीजिए, एक बाल्टी में पानी भर लीजिए और उसके अंदर एक टेनिस बॉल को डाल दीजिए, ठीक है। तो टेनिस बॉल क्या होगा कि ऊपर आ जाएगा, है ना, ऊपर आ जाएगा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि टेनिस बॉल में जो दाब लग रहा है वो किसका, उत्प्लावन बल का। वही देखिए हमारा एक नाव का भी उदाहरण लेते हैं। नाव में भी क्या होता है, उत्प्लावन बल लग पाता है और उत्प्लावन के बल में भी की सहायता से, यानी उत्प्लावन बल की सहायता से हम लोग तैर पाते हैं, ठीक है। अब हमने अध्याय को खत्म कर दिया है, ठीक है। अब देखिए नया शब्द है जैसे दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं, पास्कल, उसे पास्कल ही कहते हैं। देखिए उत्प्लावन बल को इंग्लिश में कहते हैं बायोन्सी। तरल को क्या कहते हैं, तरल को क्या कहते हैं, फ्लूइड्स। अब देखिए न्यूटन को न्यूटन ही कहते हैं। अब वायुमंडलीय दाब को एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। अब मैग्नोमीटर को मैग्नोमीटर ही, ठीक है। अब देखिए नोट को देखते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, दाब। देखिए दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। अब देखिए बड़े क्षेत्रफल पर लगाए, यानी बड़े क्षेत्रफल पर बल लगाने से दाब का मान घटता है, ठीक है। नुकीली कील या तेज चाकू जिसके सिर चौड़े होते हैं, नोक तथा धार पर दाब का मान बढ़ा देते हैं। अब देखिए बलपूर्ण धक्का है, जबकि दाब इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल है, ठीक है। ठोसों में दाब का मान नीचे की ओर होता है, तरल में दाब सभी दिशाओं में आरोपित होता है, ठीक है। द्रव तथा गैस बर्तन की दीवारों पर दाब आरोपित करते हैं। वायुमंडल दबाव डालता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इसको याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी पर समुद्र तल वायुमंडलीय दाब का मान 100 kPa होता है, ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब का मान लगभग 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर में 1 किलोग्राम वायु का दाब होता है, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तरल द्वारा ऊपरमुखी बल क्या कहलाता है, तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल, ठीक है। अब देखिए वह बल जो वस्तुओं को जल में तैरते हुए रखता है, इसका भी उत्प्लावन बल होगा, ठीक है। अब देखिए इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है, दाब। क्वेश्चन है कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला वायु दाब क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अब ये देखते हैं, खाली स्थान को भरना है, ठीक है। देखिए ठोस द्वारा केवल नीचे की दिशाओं में ही दाब आरोपित होता है, ठीक है। ठोस द्वारा आप जान चुके हैं, जब हम किसी वस्तु को रखेंगे तो यहाँ कहाँ पर दाब आरोपित होगा, सिर्फ नीचे वाले पे, ठीक है ना। अब देखिए वायु द्वारा आरोपित दाब का मान, ठीक है। वायु द्वारा दाब का आरोपित मान सभी दिशाओं में होता है, सभी दिशाओं में होगा, ठीक है। अब देखिए द्रव द्वारा आरोपित दाब का मान सभी दिशाओं में, इसमें भी सभी दिशाओं में होता है, ठीक है। अब देखिए दाब की इकाई क्या है, न्यूटन है, ठीक है, यानी पास्कल है, ठीक है। अब देखिए जल की गहराई में दाब का मान कितना होता है, देखिए जल की गहराई में दाब का मान ज़्यादा होता है, ज़्यादा। जब आप सबसे नीचे जल में चले जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि वायु का भी दाब प्लस जल का भी दाब है, क्या है, जुड़ जाएगा, जिससे
आपको क्या होगा, ज़्यादा दाब महसूस होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रिंटिंग गलत हुई है 3 नंबर में, सही या गलत देखना है। ठीक है, देखिए ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण निर्भर होता है, नहीं ये गलत है। ठोसों द्वारा दाब उसके प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए द्रव में गहराई के साथ दाब का मान क्या होता है, घटता है, सही है। ठीक है, वायु में भार होता है, ये भी सही है। क्षेत्रफल का मान घटने पर दाब का मान घटता है, नहीं ये गलत है, बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए बल एवं दाब में क्या अंतर है, तो देखिए बल और दाब में क्या धक्का अंतर है कि बल एक पूर्ण धक्का है, जबकि दाब इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। ठीक है, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं, तो इसका उत्तर है कि हम पिन को नुकीला इसलिए बनाते हैं ताकि पिन का नोक पतला हो जाए और प्रति एकांक पर बल लगने पर पिन चुभ जाए, है ना, और ताकि हम उससे आसानी से काम कर सके या डॉक्टर हमारे मांसपेशियों में आसानी से सुई डाल सके। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर से 100 वर्ग सीएम है। ठीक है, तो देखिए आप जानते ही हैं कि यानी कि वायुमंडलीय दाब का मान लगभग 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, यानी 1 सीएम में क्या होगा, 1 किलोग्राम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 1 किलो में 100 ग्राम लगता है तो 100 सीएम में कितने ग्राम लगेगा, तो जाहिर सी इसका उत्तर है कि हम क्या करेंगे कि 100 गुने 1 कर देंगे, तो क्या होगा 100, है ना, 100 kg। तो इसका मतलब हम कितना ढो रहे हैं, 100 kg, है ना। आप इसका उत्तर ये लिख सकते हैं कि हम अपने सिर पर सॉरी यहाँ जी लिखा गया kg। ठीक है, हम अपने सिर पर कितना भार ढो रहे हैं, 100 kg। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने पर सांस लेने में कठिनाइयों का सामना होता है, क्यों, तो देखिए हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि वायु का दाब क्या होता है, कम होते रहता है और ऑक्सीजन की कमी होती रहती है। जैसे हम ऊपर जैसे ही जाते रहेंगे कि तब हमें क्या होगा कि सांस लेने में कठिनाई होगी। देखिए पर्वतारोही होते हैं वो क्या कहते हैं कि ऊपर चढ़ते हैं पर्वत पर, ठीक है, तो वो ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो उन्हें सांस लेने में कठिनाई होगी, है ना। तो देखिए इसका उत्तर ये लिख सकते हैं कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन क्या होता है, कम होते रहता है। ठीक है, अंत में इसलिए हमारा क्या होता है कि जब हम सबसे ऊपर यानी पर्वत पर आ जाते हैं तो क्या होता है कि हमें सांस लेने में कठिनाई होता है। देखिए पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशाओं में दाबारोपित होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि देखिए पास्कल ने एक कठोर रबड़ का गेंद लिया है, ठीक है, और इनमें क्या किया, सुई की सहायता से छोटा छोटा छेद कर दिया, ठीक है, और इसे दबाकर अंदर का वायु निकाल के क्या किया, जल भर दिया, यानी कि जल भरे बाल्टी के अंदर डाल दिए, और जल जब भर गया तो क्या होगा, गेंद को जल से बाहर निकाल के गेंद के अंदर जैसे ही यानी कि अंगूठा से दबाते हैं, अंगूठा एवं तर्जनी के बीच गेंद को में पकड़ कर दबाते हैं तो क्या होता है, सभी छिद्रों से दाब यानी जल बाहर निकलने लगता है। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकाले ब्लेज्ड पास्कल की दाब सभी दिशाओं में यानी कि दाब बोल रहे हैं, द्रव या गैस तरल पदार्थ सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे, एक साधारण वायु दाब मापी एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए उसका उत्तर होगा द्रव से दाब। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपको दे रखा है प्रक्रिया, इन सभी को लिखना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको सामान के बारे में लिख लेना है। मैग्नम बनाने के लिए सामग्री, एक यू आकार का ग्लास ट्यूब, प्लास्टिक की, ठीक है, ये सभी आपको लिख लेना है। ठीक है, ये सभी, ठीक है, उसके बाद ये चित्र बनाना पड़ेगा, उसके बाद प्रक्रिया बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा है इसलिए मैं इसको नहीं बता सकता। आप इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, एक बार, और उसके बाद शॉर्ट में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आशा करता हूँ कि इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिला होगा। हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की गलती होती है तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उसे सुधार सकें। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।